Hello everyone. Today we will see a very important topic from GIT surgery, that is Hirschsprung disease. पहले तो ये नाम ही अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, हर्शस्प्रंग डिजीज। तो ये हर्शस्प्रंग डिजीज नाम देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इतना डिफिकल्टी ये डिजीज नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये डिजीज किस टाइप की डिजीज है। तो ये कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है। कंजेनिटल जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि ऐसी अबनॉर्मलिटी जो पेरेंट्स से पास ऑन नहीं होती बेबी में, चाइल्ड में, बट इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट के टाइम पे उसके अंदर अगर कोई अबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है और बाई बर्थ उसमें वो देखने को मिल रही है, तो ऐसी अबनॉर्मलिटी को अपन कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी बोलते हैं। और ये कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है मेनली विद कोलन एंड रेक्टम। अब मैंने मेनली कोलन एंड रेक्टम बोला है, ये मैंने ऐसा क्यों बोला है ये मैं आपको जब आगे थोड़ा बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। लेकिन यूजुअली जो अपन को ध्यान रखने की बात है वो है कि हार्शफंग डिजीज किससे रिलेटेड होती है? कोलन और रेक्टम से। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं इस डिजीज को? अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलन और कंजेनाइटल एगेंग्लियोनोसिस। अब एगेंग्लियोनोसिस का क्या मतलब है कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे गैंग्लियंस नहीं होंगे, और ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है और वहाँ पे गैंग्लियंस नहीं है। मेगाकोलन क्यों बोल रहे हैं अपन? अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये इलियम था, ये सीकम में ओपन हुआ, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है, ये सीकम है, इसमें ये इलियम है और ये सीकम है, और ये सीकम आगे कंटिन्यू हो रहा है असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ट्रांसवर्स कोलन आता है डिसेंडिंग कोलन में, फिर आगे आगे सिगमोइड कोलन बन जाता है जो कि ओपन होता है रेक्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया डिसेंडिंग कोलन है और ये है रेक्टम, तो इनका जो बीच वाला कहीं पार्ट है उस पार्ट के अंदर गैंग्लियन नहीं होते। तो गैंग्लियन नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो ये पार्ट है ये यूजुअली डायलेटेड होना चाहिए था, लेकिन इस गैंग्लियंस के एब्सेंस की वजह से ये नैरोड होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो ये नैरोड होगा और उसकी वजह से इसके अंदर जो भी कंटेंट पास होना चाहिए था वो पास ऑन नहीं हो पाएगा। ये काइंड ऑफ जैसे पाइलोरिक स्टोनोसिस अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, वैसा ही कुछ है कि यहाँ भी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है, उसकी वजह से कंटेंट पास नहीं होगा आगे। तो वो कंटेंट सारा कहाँ अक्यूमुलेट होगा? इधर अक्यूमुलेट होता जाएगा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये एक्सेसिव डायलेट हो जाएगा। तो ये जो एक्सेसिव डायलेट है इसको अपन मेगा कोलन बोलते हैं, यानी ये कोलन बड़ी दिख रही है, एक्सेसिव डायलेटेड है तो मेगा कोलन है। वैसे डिजीज कहाँ पे? इस एरिया में है जहाँ पे नेरोइंग है, लेकिन अपन इसको नाम क्या दे रहे हैं? कंजेनिटल मेगा कोलन। मेगा कोलन का ये मतलब नहीं है कि जो ये वाला पार्ट है इसमें कोई डिजीज है, डिजीज यहीं पे है, लेकिन उसकी वजह से जो उसकी अपीरियंस है वो मेगा कोलन जैसी है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से नाम दिए हैं। फिर अपन आ जाते हैं कि ये डिजीज में होता क्या है। दिस डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन एवरबैक्स प्लेक्सस। जीआईटी जब आपने पढ़ी है तो आपने ये दो नाम जरूर सुने होंगे, एवरबैक प्लेक्सस और मिजनस प्लेक्सस। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है, जो वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट है, उसके वॉल्स के अंदर कुछ नर्व सेल्स के एक्यूमुलेशन को अपन प्लेक्सस बोलते हैं। और दो टाइप के प्लेक्सस होते हैं, मिजनस और एवरबैक। अपन को एवरबैक ख्याल में रखना है। एवरबैक का दूसरा नाम क्या है? माइंट्रिक प्लेक्सस। ये सब माइंट्रिक प्लेक्सस अपन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सबको ये बात पता होगी कि जो एवरबैक प्लेक्सस की लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? जो मस्कुलर लेयर है। मैंने आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करवाई है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो चार होती हैं। सबसे बाहर वाली एडोंटेशिया है सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा और उसके अंदर म्यूकोसा। तो ये जो मस्कुलरिस लेयर है, इस मस्कुलरिस लेयर के अंदर ये प्लेक्सस होता है, यानी उस मस्कुलरिस लेयर के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े, इसको अपन प्लेक्सस बोलते हैं और इसका नाम है एवरबैक प्लेक्सस। और सिंस ये मस्कुलरिस लेयर में है, उसमें भी स्पेसिफिकली कहाँ पे है? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दो मसल्स होती हैं, उनके बीच में होता है। तो इसलिए अपन इसको माइंटिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। और जो ये थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट है, लेकिन जो डिस्टल कोलन है या फिर वो कोलन और वो रेक्टम का पार्ट जिसके अंदर ये होने चाहिए था माइंट्रिक प्लेक्सस, बट ये नहीं होता। नहीं होता क्या मतलब है कि वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स या फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स नहीं होती। अब ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स वहाँ कब आती हैं और कैसे आती हैं? ऐसा होता है कि जब इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट हो रहा है तो जो क्रेनियम है, जहाँ पे आप सबको पता नोटोकोड है और सारे क्रेनियल चैनल्स नाम से पता लगता है कि वो उससे एसोसिएटेड होते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं से आएंगी। न्यूरल जो भी सेल्स हैं वो क्रेनियम से ही नीचे आएंगी जहाँ भी उनको आना होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट चल रहा होता है तो ये क्रेनियल सेल्स या गैंग्लियोनिक सेल्स ये नीचे डिसेंड होती हैं या फिर माइग्रेट होती हैं, और ये पूरे इंटेस्टाइन में फ्रॉम प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट टू द डिस्टल पार्ट, एनल ओपनिंग एनल कैनाल तक, यहाँ तक पूरे के अंदर ये सेल्स आएंगी। तो ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अगर ये जो
डिसेंड हो रही थी या माइग्रेट हो रही थी, अगर ये फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल पार्ट से चालू हुई और ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इलियम, इलियम से सीकम में आ गई, सीकम से असेंडिंग कोलन में आ गई, असेंडिंग कोलन में भी ये सारे में पड़े हैं, और असेंडिंग कोलन के बाद जब ये डिसेंडिंग कोलन का पार्ट आया, तो इस डिसेंडिंग कोलन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके किसी वजह से ये सेल्स अरेस्ट हो जाए, यानी अब इसके आगे के पोर्शन में सेल्स नहीं जा रही हो, तो इसके जो आगे का पोर्शन होगा ना, इसके अंदर क्या होगा, डायलिटेशन हो जाएगा, ओ सॉरी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और ये जो कंडीशन है कि इसमें जो गैंग्लियनिक सेल्स हैं वो किसी पार्ट में आगे डिसेंड नहीं हो रही है, ये हार्शपंग डिजीज है। और यूजुअली कब होता है ये डिसेंड इन सेल्स का, ये 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट में होता है, यानी जब इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट का 12th वीक चल रहा है तब ये डिसेंड होता है, तब वो पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर ये सेल्स आ जाते हैं। इन सेल्स का काम समझाऊँ आपको तो सिंपल वर्ड्स में क्या काम होगा, ये सेल्स कहाँ है, मस्कुलर लेयर में है, और इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर का मेन काम क्या है, इंटेस्टाइन का काम ही क्या है, जो भी उसके ल्यूमन के अंदर कंटेंट है उस कंटेंट को आगे की तरफ पुश करना, सो दैट वो कंटेंट एनल ओपनिंग के थ्रू एग्जिट कर जाए, ये बेसिकली काम है। और इसमें जो प्लेक्सस है इसका क्या काम होगा, ये मस्कुलर लेयर में जो है इसका काम होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंडक्ट करवाना। फॉर एग्जांपल वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन सिग्नल देगा, तो ये इनवॉलेंट्री सिग्नल्स देगा थ्रू न्यूरो ये नर्व्स, और ये नर्व्स जाके जो ये सेल्स हैं इनको फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराओ, और ये सेल्स कहाँ हैं, पूरे के पूरे इंटेस्टाइन के उस मस्कुलर लेयर में है, तो पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है इसके अंदर तो ये सेल्स हैं और यहाँ तो पेरिस्टालसिस हो रहा है, यानी कि ये प्रोक्सिमल पार्ट है कोई और ये डिस्टल पार्ट है इसका, तो इस डिस्टल पार्ट में यूजुअली क्या होना चाहिए कि यहाँ जब सिग्नल आता है तो यहाँ वाले जो पोर्शन है ये फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तभी तो इस पे आगे की तरफ पुश लगेगा, ये फीकल मैटर मान लेते हैं अपन, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, और इसके जस्ट आगे वाला जो रीजन है उसमें इस तरह से सिग्नल आएंगे कि वो पोर्शन डायलेट हो जाए। इसका मतलब बेसिकली समझाऊं तो यहाँ वाली चीज जो पुश कर रहे हैं अगर इसको आगे जगह ज्यादा मिले प्लस यहाँ इसको जगह कम मिले तो इसका जाना आगे ईजी हो जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे एसिटल कोलिन एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा एक्ट करता है, एसिटल कोलिन, तो एसिटल कोलिन क्या करेगा, इस पोर्शन को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, फॉर एग्जांपल ये कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा सो दैट जो फीकल मैटर है वो आगे की तरफ मूव करे, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जो आगे वाला पोर्शन है उस पर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेगा, डायलेट करवा देगा, यानी कि जगह ज्यादा मिलेगी उस कंटेंट को आगे आने के लिए। और फिर उस जस्ट इसके बाद में क्या होगा, जो ये वाला कंटेंट था जो डायलेट हुआ था जो पोर्शन था, अब इसके ऊपर एसिटल कोलिन रिएक्ट करेगा और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा क्योंकि यहाँ पे फिकल मीटर आ चुका है यहाँ से, और इसके जो आगे वाला पोर्शन है इसको डायलेट करवाएगा, तो ऐसे ही पूरे इंटेस्टाइन में साइमल्टेनियसली डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है, इसी मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। लेकिन अगर मान लो कि जो आगे वाला पोर्शन था जिसको डायलेट होना था, सो दैट यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में ये आगे आ जाए, अब इसके अंदर फर्ज करो कि इसके अंदर ये प्लेक्सस है ही नहीं, ये गैंग्लियोनिक सेल्स, न्यूरल सेल्स है ही नहीं, अब न्यूरल सेल्स ही नहीं है तो जो नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल आएगा उसको रिसीव कौन करेगा, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा कि हमें क्या करना है, यानी वहाँ पे कोई रिसीवर ही नहीं है, तो अब जो वो पोर्शन है वो कंटिन्यूस कॉन्स्ट्रिक्टेड नैरो रहेगा, उसके अंदर डायलेशन होगा ही नहीं, उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे ही नहीं, तो इसके जो प्रोक्सिमल पार्ट था इस एरिया के पहले पहले वहां तक पेरिस्टालसिस हो रहा था, और सारा कंटेंट आगे फीकल मैटर यहाँ आके डिपोजिट होने लग जाएगा, अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से इसमें डायलेशन हो जाएगा और ये मेगा कोलन दिखेगा, और ये सारा होते होते टाइम के साथ साथ पूरे कोलन डायलेट होता जाएगा, तो ये इस कंडीशन में होता है बेसिकली, ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो ये माइग्रेशन है ये अकर all the way from proximal GI tract to distal ends, but due to some reasons, if this migration arrest before reaching till the end, then this leads to Hirschsprung disease. अभी जो अरेस्ट है इसकी लोकेशन वेरिएबल हो सकती है, यानी कहाँ कहाँ अरेस्ट हो सकता है। फर्ज करिए अगर ये ट्रांसवर्स कोलन के किसी पार्ट में अरेस्ट हो जाए, या फिर डिसेंडिंग कोलन के किसी पार्ट में अरेस्ट हो जाए, या फिर सिग्मोइड कोलन में अरेस्ट हो जाए, या फिर जो सिग्मोइड कोलन जो रेक्टम में खुल रहा है उस रेक्टम के अंदर ये अरेस्ट हो जाए, कहीं भी अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अपन इसको इसका जो कोज है और इसकी जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, यानी अपन बता नहीं सकते कि कहाँ अरेस्ट होगा और ये किस वजह से हो रहा है और क्यों वहीं हो रहा है। तो ये जो साइट्स ऑफ अरेस्ट है वो क्या क्या हो सकती हैं, 70% केस जो होते हैं ना हर्शबर्ग डिजीज के, HD4 हर्शबर्ग डिजीज, उनके अंदर ये अरेस्ट होता है कहाँ पे, रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन, यानी कि जहाँ पे सिग्मोइड कोलन रेक्टम के अंदर ओपन हो रहा होता है उस जंक्शन के आसपास अरेस्ट हो जाती है, तो उस जंक्शन के बाद में रेक्टम वाले पार्ट में तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगी ही नहीं,
तो जो रेक्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, रेक्टम का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा और रेक्टम के अंदर फीकल मैटर आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसका जो 70% केसेज है और जो मोस्ट केसेज हैं हर्षफंग डिजीज के, उसमें अरेस्ट होता है कहाँ पे, रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन। 10% केसेस में क्या हो सकता है कि जो ये अरेस्ट है ये कहाँ हो जाए, ये पूरे के पूरे लेफ्ट कॉलम में हो जाए। अब मैंने आपको बताया कि ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, ये सीकम असेंडिंग कॉलन में ओपन हो रहा है, ये असेंडिंग कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर ये डिसेंडिंग और आगे सिग्मोइड और फिर ये रेक्टम। तो ये वाला पोर्शन है, फॉर एग्जांपल फर्ज करिए इस स्प्लिनिक फ्लेक्चर के बाद में यहाँ पे स्प्लिन होता है, तो ये इसका पार्ट अपन स्प्लिनिक फ्लेक्चर बोलते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन लेफ्ट कॉलन बोल देते हैं। तो अगर ये अरेस्ट इसी के बिगिनिंग पे ही हो जाए, यानी कि पूरा पूरा डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम सारे पार्ट में ही ये गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं गई, तो उनके अंदर किसी के अंदर भी पेरिस्टासिस मूवमेंट नहीं होंगे और सारे सारे नैरो ल्यूमन के होंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे। 10% केसेस में ऐसा हो सकता है। 10% केस में क्या हो सकता है कि ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं या न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये पूरे के पूरे कोलन में ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये इलियम था, ये इलियम ओपन हो रहा है किसमें, सीकम में, और सीकम असेंडिंग कोलन में। अब असेंडिंग कोलन से लेके ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम, ये सारे के सारे पार्ट में ही अगर ये सेल्स ना हो तो क्या होगा कि सारे के सारे पार्ट में पेरिस्टासिस मूवमेंट नहीं होंगे और सारा का सारा ही कैसा होगा, नेरो ल्यूमन का होगा। ये बहुत ही रेयर केस है और अगर ऐसा हो जाता है तो अपन इसको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, जूल्जर विल्सन सिंड्रोम, जिसके अंदर पूरा का पूरा कोलन होता है, उसमें पेरिस्टासिस मूवमेंट नहीं होते और पूरा का पूरा जो ल्यूमन है उसका वो नैरो होता है। ये अपन जब आगे बेरियम एनेमा देखेंगे, एक्सरे देखेंगे तो उसको पता लग जाती है सिचुएशन। तो इसको अपन बोलते हैं जूल्जर विल्सन सिंड्रोम। ये नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बस मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए बता दिया क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांसेस है इस फाइंडिंग के। बाकी 10% चांसेस में क्या हो सकता है, 10% केसेस में क्या हो सकता है कि सिर्फ कोलन ही नहीं, ये जो इलियम का पार्ट था उसके अंदर भी मान लो ये सेल्स ना हो। तो ये भी सारे केस किसके हैं, हर्षफंग डिजीज के ही हैं, लेकिन बेसिकली अपन इसी को ही हर्षफंग डिजीज बोलते हैं कि जो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन है, यानी जो रेक्टम का पार्ट है या जो टर्मिनल पार्ट है कोलन का, उसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होंगे। बट ये सारे ही हर्षफंग डिजीज ही हैं, ये बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इनको यूजुअली डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। इसके बाद में अपन इसकी ईटियोलॉजी पे चलते हैं। ईटियोलॉजी पे चलने से पहले मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म अपन को पता नहीं है किस वजह से होता है और कैसे होता है, बट फिर भी कुछ जीन म्यूटेशन है जो इससे कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं। और वो कौन सी जीन म्यूटेशन है, आइदर RET जीन, EDNRB जीन, ENN3 जीन। ये वो जीन्स हैं जिनके अंदर अगर म्यूटेशन है तो ये हर्षफंग डिजीज का एक रीजन हो सकते हैं। किस तरह से होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, वो अभी अननोन है, अभी पता नहीं है, बट ये जीन्स एसोसिएटेड है किससे, हर्षफंग डिजीज से। इसके बाद में अपन देख लेते हैं इसका इंसिडेंस। ये बहुत ही रेयर केस होते हैं, आउट ऑफ 5000 लाइव बर्थ्स इन इतने बर्थ हो रहे हैं तो उसमें से एक पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और ये मोर कॉमन होते हैं किसमें, फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन अगर ये वाला केस हो जिसमें एंटायर कोलन के अंदर ही अब्सेंट हो ये गैंग्लियोनिक सेल्स, या फिर आप उसको बोल सकते हैं जूल्जर विल्सन सिंड्रोम, तो ये यूजुअली बुक्स में लिखा होता है कि ये फीमेल में मोर देन इक्वल टू मेल, यानी ये तो फीमेल में ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अपन को बस यही ध्यान में रखना है कि जो इसका इंसिडेंस है वो मोर कॉमन किसमें है, फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल्स। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। सिंस ये बाई बर्थ है तो यूजुअली जो सिम्टम्स हैं वो बेबी में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये मैंने आपको डायलेटेड कोलन को मेगा कोलन बताया, ये जो पोर्शन है ये नेरो होगा क्योंकि इसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है और यहाँ पे पेरिस्टासिस मूवमेंट भी नहीं है। तो फर्ज करो अगर यहाँ तक कोई कंटेंट आ रहा था, फेकल मैटर आ रहा था, अब ये सेंस नेरो है आगे, तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से ये क्या बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, डिलेड पासेज ऑफ मिकोनियम। मिकोनियम क्या है, बेबी का पहला स्टूल। आफ्टर बर्थ जो पहला स्टूल बेबी पास करता है उसको अपन मिकोनियम बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, ख्याल में रखने वाली चीज़ है कि बेबी के फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं, मिकोनियम। और मेकोनियम यूजुअली पास हो जाता है आफ्टर बर्थ बिफोर 24 आवर्स, यानी बर्थ से 24 आवर पूरे होने से पहले पहले मेकोनियम बेबी पास कर देता है। बट अगर उसको हाशपंग डिजीज है तो ये 24 आवर से ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम पहला फीचर है। दूसरा, सिंस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से फीकल मैटर का आगे फ्लो नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये मार्क्ड फीचर होगा, सिग्निफिकेंट फीचर है किसका, हाशपंग डिजीज का। इसके बाद में बिलियस वोमिटिंग। अब मैंने आपको जब पाइलोरिक स्टेनोसिस बताया था वहाँ मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया था कि नॉन बिलियस और बिलियस कैसे होते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, बिलियस यानी कि इसके अंदर जो बिलियरी कंटेंट है वो देखने को मिलेंगे इस वोमिटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है,
यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली अपन मान के चल रहे हैं 70% केसेस को मान के चलते हैं कि जो सिग्मोइड और रेक्टम का जो पोर्शन जो कनेक्ट कर रहा है उनको सिग्मोइड रेक्टल जंक्शन है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो इससे पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको पता है डिओड्रम के सेकंड पार्ट में ही बिलियरी कंटेंट आ जाता है। तो जो बिलियरी कंटेंट है वो इस पूरे पूरे पार्ट में यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सारा कंटेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेसिकली जो जो भी इंटेस्टाइन के अंदर है उसको एग्जिट कहाँ से करना है, एनल कैनाल से। एनल कैनाल से अगर एग्जिट नहीं कर रहा है तो उसकी मजबूरी हो जाती है, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, रिवर्स फ्लो। और रिवर्स फ्लो फिर वोमिट। तो यहाँ वोमिटिंग होंगी और वोमिटिंग बिलियस होंगी क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो आफ्टर एम्प्लॉय वेटर है। एम्प्लॉय वेटर वो लोकेशन है जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है और उसमें से बिलियरी कंटेंट इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो करता है। तो अगर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन है तो बिलियरी कंटेंट उस वोमिट में देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिपेशन है। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके, हर्षफंग डिजीज के। अब अपन आ जाते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे पे क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड बाउल या फिर मेगा कोलन, यानी कि ये वाला पोर्शन और फिर ये नेरोड, ये वाली चीज़ें एक्सरे पे देखने को मिलेंगी। एक्सरे अपन इतना बेसिकली यूज़ नहीं करते, बेरियम एनेमा इससे बेटर ऑप्शन है। देख लीजिए बेरियम एनेमा। बेरियम एनेमा बेसिकली क्या है कि इसमें अपन बेरियम मील देते हैं और जब अपन इसको किसी रेडियोग्राफिक टेक्निक के थ्रू जब इसको इसको इसके फ्लो को अपन जब मॉनिटर कर रहे होते हैं तो अपन को कुछ चीज़ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए ये जो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बेरियम के, बेरियम को। तो ये बेरियम फ्लो यहाँ पे हो रखा है। और ये जाके जो ये वाला पोर्शन है यानी कि कहाँ, जहाँ पे सिग्मोइड और रेक्टम का जो ये कनेक्शन है तो उस पोर्शन के अंदर आप देख लीजिए कितना नेरो हो गया है। यानी बहुत ही रेयरली यहाँ से बेरियम मील पास हो रही है। फिर ये आगे जाके एनल कैनाल में थोड़ा डायलेशन दिख रहा है यानी कि वो नॉर्मल है। लेकिन ये वाला पोर्शन इतना नेरोड है। तो यहाँ क्या मतलब है कि हर्षफंग डिजीज है और यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, उसकी वजह से ये नेरोड पड़ा है। ये एक फ्रंट व्यू है, एक लेटरल व्यू आप देख लीजिए। ये मेगा कोलन आपको कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये मेगा कोलन है, एक्सेसिव डायलेटेड पोर्शन है। उसके बाद में ये नेरोड ल्यूमन, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हार्ट्सफंग डिजीज को ड्यू टू लैक ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन दिस रीजन। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, रेक्टल बायोप्सी। ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब रेक्टल बायोप्सी पे क्या देखने को मिलेगा, पहले तो हम जो स्पेसिमेन है वो कहाँ से लेंगे बायोप्सी के लिए, वो हम लेंगे 2.5 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन। और यूजुअली 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होते हैं और एक एक सेंटीमीटर पे अलग अलग अपन स्पेसिमेन लेते हैं जो डिफेक्टेड या डिजीज पोर्शन है उसमें। और फिर उस स्पेसिमेन में अपन को क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे हर्षफंग डिजीज में, सबसे पहले तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, इसी की वजह से तो हो रहा है। तो इनकी एब्सेंस देखने को मिलेगी। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज एसिटल कोलिन एस्ट्रेज स्टेनिंग। और क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड कैलरेक्टिन स्टेनिंग। इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफिड नर्व बंडल्स। वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है लेकिन जो नर्व उसको सप्लाई करने वाली थी वो तो यूजुअल है। और जो नर्व्स है उसमें हाइपरट्रोफी, थिकनिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें अपन को बायोप्सी पे देखने मिलेंगी और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से गोल्ड स्टैंडर्ड है। यानी इससे अपन को कंफर्म हो जाता है कि हर्षफंग डिजीज है या नहीं है। इसके बाद में अपन एक और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो क्या है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री। इसमें क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि फीकल मैटर है ना वो जब रेक्टम में आता है तो रेक्टम उसकी वजह डिस्टेंट होगा, ये रेक्टम है उसके अंदर फीकल मैटर आ गया तो ये डिस्टेंट होगा। और इसके डिस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इनवॉलेंट्री जो स्पिंक्टर है, एनल स्पिंक्टर है, एनल स्पिंक्टर दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री है। तो वो जब रेक्टम का डिस्टेंशन होगा तो इनवॉलेंट्री को, जब रेक्टम का डिस्टेंशन है, ये ब्रेन को बोलेगा कि इसको बताओ कि ये कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप को ओपन करे। तो ये यूजुअली क्या होता है, इसके डिस्टेंस की वजह से ओपन हो जाता है। लेकिन हर्षफंग डिजीज के केस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। रेक्टम का डिस्टेंशन होगा तो इंटरनल स्पिंक्टर बंद हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो गया ना। और यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे और रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, ये अब्सेंट होता है। ये दो चीज़ें अपन एनोरेक्टल मैनोमेट्री पे देखने को मिल सकती है। एक बार अपन जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अपन को कंफर्म हो गया कि हर्षफंग डिजीज का केस है, तो अपन इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट इसके 3 स्टेप में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है और इसको अपन इसी स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्टेप में करेंगे अपन कोलोस्टोमी। अब कोलोस्टोमी क्या टेक्निक है, कोलोस्टोमी ये है कि इसमें अपन डाइवर्जन करते हैं यूजुअली फ्रॉम ट्रांसवर्स कोलन, कहीं से भी कर सकते हैं बट बेसिकली अपन जो प्रीफर करते हैं वो ट्रांसवर्स कोलन करते हैं क्योंकि आपको पता है ये सिग्मोइड और रेक्टम का जो जंक्शन है वहां पे ये डिजीज होती है। तो अपन थोड़ा और ऊपर की तरफ जाके ट्रांसवर्स कोलन में डाइवर्जन करते हैं। डाइवर्जन का क्या मतलब है कि जो यहाँ से यहाँ तक इस फीकल मैटर कंटेंट का फ्लो होना चाहिए था वो यहाँ जाके कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था। तो अपन क्या करेंगे, उस फीकल कंटेंट को यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे। अब यहाँ से अपन ने थोड़ा सा कॉलन का पार्ट, ट्रांसवर्स कॉलन का पार्ट ओपन करके और किसी बैग में इसको डाइवर्ट कर देंगे। और ये डाइवर्जन वाला जो अपन ने ये स्टेप लिया है, ये कोलोस्टोमी है, ये कब तक रखेंगे अपन, यानी उस पेशेंट में जो डिजीज पार्ट है उसकी डायरेक्ट सर्जरी करनी है अपन, डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी है।
पहले अपने कोलोस्टोमी करनी है। और सर्जरी कब करनी है उसकी? टिल द वेट ऑफ द बेबी इज 10 kg, यानी कि जब तक बेबी का वेट 10 kg नहीं हो जाता तब तक अपन यूजुअली सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। जब उसका वेट 10 kg हो जाए, 10 kg वेट यूजुअली होने में टाइम लगता है कितना? 3 मंथ्स। तो मोर देन 3 मंथ्स टाइम लगे, यानी कि मोर देन 3 मंथ्स टाइम देख लो या फिर बेबी का वेट देख लो कि 10 kg हो गया। ये दो सिचुएशन में से कोई सी देख लो, ये होने के बाद ही अपन सर्जरी करेंगे, तब तक कोलोस्टोमी चलता रहेगा। कोलोस्टोमी में क्या है कि अपने को एक बैग में इसका जो फीकल मैटर है उसको पास ऑन करने का रास्ता दे दिया, क्योंकि एनल कैनाल से तो उसका एग्जिट हो नहीं रहा, तो इस बैग में एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये कोलोस्टोमी बैग है। इसके बाद में जब ये एक बार हो जाए तो अपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे, लेकिन सर्जरी परफॉर्म करने से पहले दूसरा स्टेप क्या है कि बिफोर सर्जरी क्लीनिंग ऑफ कोलन। क्लीनिंग ऑफ कोलन क्यों? बिकॉज लीकेज वाइल सर्जरी मे कॉज एंटेरोकोलाइटिस। और एंटेरोकोलाइटिस जो है हर्षपंख डिजीज में ये मेन कॉज है किसका? डेथ का। यानी अगर हर्षपंख डिजीज के पेशेंट में अगर मोर्बिडिटी के चांसेस हैं, डेथ के चांस हैं, तो उसका सबसे मेन कॉज क्या है? एंटेरोकोलाइटिस। तो ये सर्जरी से पहले क्लीनिंग करना भी जरूरी है। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है एक्चुअल सर्जरी। सर्जरी यहाँ अपन जो कर सकते हैं वो 3 टाइप की है, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। पहली है स्वेंसन सर्जरी। स्वेंसन सर्जरी में क्या होता है, ये जैसे डायलेटेड पोर्शन है कोलन का, ये हेल्दी है। ग्रीन कलर किसको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स हैं। ये जो पिंक कलर है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? डिजीज पार्ट को, यानी कि यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, न्यूरल क्लियर सेल्स अब्सेंट है। और ये नैरोड है, ये डायलेटेड है। फिर ये मैंने आपको दिखा दिया एनल के लाल। तो यहाँ पे अपन इस जो स्वेंसन सर्जरी इसमें क्या करते हैं, यहाँ से अपन इसको कट करते हैं और यहाँ से कट करते हैं। जो ये डिजीज पार्ट है इसका अपन डिसेक्शन कर देते हैं, यानी इसको अपन बाहर निकाल देते हैं। और जो ये हेल्दी पार्ट्स हैं इनको अपन एनास्टोमोस कर देते हैं, यानी अपने इनको कनेक्ट कर दिया आप। तो ये पहला ऑप्शन है सर्जरी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनल कैनाल है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैंग्लियोनिक सेल्स जिस कोलन के पार्ट में प्रेजेंट है उसको। और यहाँ पे इसका एनास्टोमोसिस कर दिया आपने। दूसरी सर्जरी क्या हो सकती है? ये हो सकती है डुचामेल सर्जरी। डुचामेल सर्जरी में क्या होता है कि अपन इसको रिसेक्ट नहीं करते, यानी कि पहले वाले में अपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इसको बाहर कर दिया और बाकी दो को एनास्मोस कर दिया। बट यहाँ अपन इसको रिसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे और जो ये हेल्दी पार्ट है इसको इसके पोस्टीरियर डायरेक्शन से ले जाके और जो ये आगे हेल्दी एनल कैनाल है इसके अंदर अपने यहाँ पे एनास्मोस कर देंगे। और ये जो पार्ट है इसको ऊपर से अपन क्लोज कर देंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से कट लगाया, क्लोज कर दिया, और ये जो हेल्दी पार्ट था इसको अपन पोस्टीरियर ले गए और यहाँ पे एनास्मोस कर दिया इसके अंदर। तो ये जो सर्जरी इसमें क्या होता है? डुचामेल सर्जरी। थर्ड ऑप्शन क्या है? स्वैव सर्जरी। स्वैव सर्जरी में क्या होता है कि यहाँ अपन ने कट लगाया और यहाँ अपन क्या करते हैं, जो ये हेल्दी पार्ट है इसको इस अनहेल्दी पार्ट, डिजीज पार्ट के अंदर से पुश करके ले जाते हैं और यहाँ जाके ये एनास्मोसिस कर देते हैं। यानी कि हेल्दी पार्ट था, ये अनहेल्दी पार्ट है। अपन इस अनहेल्दी, पिछले वाले में क्या किया, अनहेल्दी पार्ट के पोस्टीरियर डायरेक्शन से ले जाके यहाँ एनास्मोसिस किया। यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर से ले जाएंगे और अंदर से ले जाके जो एनल कैनाल का हेल्दी पोर्शन है वहाँ पे एनास्मोसिस कर देंगे पुल करके। तो ये 3 टाइप के सर्जरी के ऑप्शन अपने पास हैं। ये सारा जो मैंने अभी बताया ये सारा कंटेंट था किसका? हार्सपंख डिजीज का। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं इस डिजीज से रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।